शैला खालिद, कश्मीर की वो लड़की जो पिछले 12 साल से जेएनयू में पीएचडी के नाम पर ठहरी हुई है। ऐसे कई वहाँ पर हीरो और हीरोइंस हैं जो पीएचडी के नाम पर आधा आधा जीवन वहाँ लगा रहे हैं। लक्ष्य कुछ और है, बहाना पीएचडी है, फ्री की पढ़ाई है। उस फ्री की सुविधा का लाभ उठाकर देश को गिरवी तक रखने का, देश को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाने का, विदेशी षड्यंत्रों के हाथ में खेलने का, वामपंथियों का वो जो केंद्र है उनके हाथों खुल खेलने का, वहाँ जिस प्रकार की ये जो पनीरी तैयार की जा रही है, जो बाद में पेड़ पौधे बन करके जिस प्रकार का खेल ये देश के अंदर खेल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले जेएनयू दिल्ली में बहुत बड़ा एक कांड हुआ, नारे लगे, भारत तेरी बर्बादी तक जंग लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तेरी बर्बादी तक, तेरी बर्बादी तक, आखिरी श्वास तक लड़ेंगे। हर घर से अफजल निकलेगा। इस प्रकार का और भी अनेक देश को खंडित करने वाले इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने, और जेएनयू अब इन सब का एक अखाड़ा बनता जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक यादव यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें इस्लामिक जिहादी और वामपंथियों के ये नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट मिल करके, चूंकि दोनों को जमीन पे आधार तो मिल नहीं सकता, लोकतंत्र के अंदर बुलेट से शासन बदलने की व्यवस्था अलाउड नहीं है, तो इसलिए कुछ भी करते रहना और देश को डिस्टर्ब किए रखना, विदेशों के अंदर यहाँ की डिस्टर्बेंस का मैसेज समय समय पर पहुंचाते रहना। हम अशांत हैं, हम असंतुष्ट हैं, देश ठीक राह पर नहीं चल रहा, यहाँ ह्यूमन राइट्स ये हैं, ऐसा है वैसा है। कुछ भी ये ऐसे कपूत हैं, ऐसे गद्दार हैं जो भारत माँ की गरिमा और गौरव को दुनिया के अंदर ना रख के इसका अपमान करते हैं, और इसको अपमानित करते हुए यहाँ भी इस देश के अंदर जो कांटे, जो जहर ये बिखेर रहे हैं। ये नया काम नहीं है भाई, ये सदियों से हो रहा है इस देश के अंदर, और आज भी चालू है, दुर्भाग्य से आज भी चालू है। भारत कभी भी विदेशी सेनाओं से हारकर गुलाम नहीं हुआ, संघर्ष हुआ। बहुत 100 सालों तक तो हमने उनको इस धरती पर पैर नहीं रखने दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने 4 बार हमला किया, सिंध के राजा बहादुर शेर देशभक्त राजा दाहिर ने उसको भारत भूमि पर पैर नहीं रखने दिया। आखिर में अपने ही एक मुखबिर और गद्दार के कारण 5वीं बार हमारा वो राजा शहीद हुआ उस युद्ध के अंदर। देश को गुलाम बनाए रखने के लिए इन गद्दारों ने जो रोल प्ले किया, और उसके बदले में देशभक्तों को जितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, आज भी शैला खालिद के ऊपर उसके बाप ने यह आरोप लगाया है। उसके बाप ने यह आरोप लगाया है कि कुछ साल पहले, 3 साल पहले उसने बोला है कि 3 करोड़ रुपया मुझे इसके साथ ही देने आए, मेरे सामने रख दिया
कि आपकी बेटी एक नई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रही है, बना रही है, आप उसको अलाउ करिए। बाप ने कहा कि मेरी बेटी है, वो दिल्ली से जब आएगी मेरे से बात कर लेगी, पर ये पैसा मैं बिल्कुल आपका हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा। नहीं, ये पार्टी बनाने के लिए खर्च होगा, आप हमारा अमानत रख लीजिए, आपसे लेते रहेंगे। परंतु पिताश्री ने यही बोला कि जब तक वो आ नहीं जाती, मैं उससे बात नहीं कर लेता, तब तक मैं ऐसे किसी खेल का साथ नहीं दे सकता। चले गए और लड़की आई घर में तो उसने कोई बात नहीं की। आखिर में पिता ने पूछ लिया तो उसने जिस प्रकार का काम बताया, जो भी काम बताया और जो अब तक कर रही थी, जो कि जेएनयू का वो किस्सा भी सामने लोगों की आ चुका था, उसमें भी इसका शैला खालिद का नाम आ चुका था। आज ये सब लोग चार्जशीटेड हैं, केस चल रहा है। बाप ने कहा कि तुम ऑलरेडी पहले से ही कल्प्रिट हो, पहले से ही तुम आरोपी हो, और तुम ये सब जो नए काम कर रही हो, मैं इसका साथ नहीं दे सकता, और ये मत करो। तुमको वहां नहीं रहना तो घर आ जाओ। परंतु वो लड़की दूर जा चुकी थी, विदेशी हाथों का खिलौना बन चुकी थी। वो इस देश की बर्बादी की इबारत अपने सामने अपने हाथों से लिख चुकी थी, और वो चली गई। उसने जो फिर अपने काम करने थे वो किए। बाप ने ही कहा है, पता चला होगा, रिपोर्ट लिखाई है जम्मू थाने के अंदर, 3,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मेरी बेटी शैला खालिद को हुई है। ये वही शैला खालिद है जो उमर खालिद और कन्हैया लाल के साथ जेएनयू के अंदर नारे लगाने में आगे खड़ी थी। ये कठुआ कांड में भी पहुंच गई थी, वहां भी कम्युनल सारा सीन क्रिएट करने के लिए एक बहुत बड़े वकील को बहुत बड़ा अमाउंट दे करके दिख रही थी वहां पर। ये हिंदुस्तान का कोई भी आंदोलन, ये खालिद, क्या कन्हैया लाल, ये नक्सलाइट, ये अर्बन नक्सलाइट, ये जेएनयू, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये यादव विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय, और ऐसे कुछ और सेपरेटिस्ट और ह्यूमन राइट्स का नकाब पहन करके काम करने वाले कुछ लोग, ऐसे अनेक कैटेगरीज के लोग। और तो और हैरानगी होगी आपको, इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस वो इनके साथ खड़ी नजर आती है ऐसे आंदोलनों के अंदर, इनके साथ खड़ी नजर आती है, आशीर्वाद देती नजर आती है। इनको बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही, ये बोलती है कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी। ये ममता माया भी उनमें शामिल हो जाती हैं। केजरीवाल तो है ही है, केजरीवाल तो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है कई बार सभी इलेक्शंस के अंदर। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन के खालिस्तानियों के द्वारा फंडिंग इस आदमी को हुई है, हो रही है, उसका भी निरीक्षण चल रहा है। ऐसे सब लोग आईएसआई, पीएफआई का तो दिल्ली के दंगों में और शाहीनाबाग मूवमेंट के अंदर सब कुछ सामने आ गया। और ये सब लोग शाहीनाबाग में भी मिलेंगे, आंदोलन किसान का हो, आंदोलन मजदूर का हो, आंदोलन कम्युनल हो, ये सारी फोर्सेस जिनको अब इस देश के अंदर एनजीओज की भी फंडिंग बंद हो गई, जिनको इन देश के अंदर अब बहुत कुछ करने का, उस तरह से अपनी मनमर्जी करने का मौका नहीं मिल रहा, ये सब लोग पिटे हुए, घिसे हुए, बोने लोग, छटपटाहट
में हैं और ऐसे अवसरों पर मिल करके कोशिश करते हैं उस आंदोलन को, उस आग के अंदर घी डालकर देश को डिस्टर्ब करना और दुनिया के अंदर मैसेज जाए। और अभी इनकी किसान आंदोलन में क्या कोशिश रही, ये सब पहुंचे हुए थे वहां पर, खालिस्तानी पहुंचे हुए हैं। ये सब जितने मैंने नाम लिए हैं सब आपको दिल्ली आंदोलन, किसान आंदोलन के अंदर दिख जाएंगे। और कोई चोरी छिपे नहीं है, सामने दिख रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। इंदिरा को ठोका है, मोदी तेरे को भी ठोकेंगे। ये सब वो ओपनली बोल रहे हैं, डंके की चोट पर बोल रहे हैं, वो सब ओपनली कर रहे हैं। एक हमारे केशधारी महोदय, मैं हैरान हूं जिन केशधारियों के ऊपर, जिस इस्लाम ने धरती के ऊपर अवर्णनीय, जिसको वर्णन नहीं किया जाता, मैक्सिमम धरती के ऊपर इस्लाम ने कहीं अत्याचार किए हैं तो वो इस देश के सिखों पर किए हैं, केशधारियों पर किए हैं। और वो श्रीमान जी क्या बोल रहे थे, हाँ शाइना बाग मूवमेंट के अंदर हमने वहां लंगर लगाया था, अब वो भी आ गए हैं। चोर चोर मुसेरा भाई, ये खालिस्तानी और यहाँ का पीएफआई, आईएसआई, सेपरेटिस्ट, नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, ये ह्यूमन राइट और ये योगेश यादव जैसे लोग, चार लोग जिनके पीछे नहीं, उनको इंटेलेक्चुअल होने का अपने आप पर भ्रम हो गया हुआ है। लिप्स घुमा के थोड़ा मीठी बात करके वो कोशिश करते हैं दार्शनिक बनने की और दार्शनिक दिखने की। अरे योगेश यादव जैसे भी लोग, और तो कुछ उनके पल्ले होता नहीं, मंच सजा होता है तो दाढ़ी कैप दिखाने वो आ जाते हैं, कोई नहीं पूछता उनको, कोई पूछेगा भी नहीं उनको, उनके पल्ले भी कुछ नहीं है। ऐसे सब गद्दार लोग जब इकट्ठे होकर के ऐसे आंदोलन लोकतंत्र के अंदर होंगे, हो जाने दो, वो सरकार और आंदोलनकारियों के बीच का है, वो जैसा भी होगा, जो भी होगा, आखिर लोकतंत्र में ये होगा। परंतु अपनी अपनी चूंकि जमीन सबकी नहीं रही, ना के बराबर है, अब आज कोई पूछ नहीं रहा, बैलेट के द्वारा अब कहीं दिख नहीं रहे, तो इस आंदोलन के अंदर भी क्या कोशिश है, एक बार सरकार गोली चला दे, लाठी चला दे, फिर हम कहें हाय लुट गए, मिट गए, पिट गए, हम पर अत्याचार हो गए, ये तानाशाही सरकार है। ये सब फंडे भाई बहुत पुराने हो गए हैं, आप नंगे हो चुके हो, 20 बार एक्सपोज हो चुके हो। अब भगवान की कृपा से ये समाज भी जाग गया है, सरकार तो जागी ही है, केंद्र की सरकार तो एक विशेष संकल्प और इरादे के साथ इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए उस राह पर चली हुई है। उसने तो सारे विश्व के अंदर आंख में आंख डाल करके, बराबर के हाथ मिला करके इस देश को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। दुनिया आज फर्स्ट 4-5 सुपर पावर के अंदर इंडिया को मानने लगी है, इकोनॉमिक पावर भी ये बन रहा है। अभी इतना सारा कोरोना का हुआ है, 1 साल नहीं लगेगा इस देश की इकोनॉमी को फिर नॉर्मल आने में। हर फील्ड में ये देश आगे बढ़ता हुआ गति के साथ, सम्मान के साथ, ये सोने की चिड़िया भारत, विश्व गुरु भारत पुनः वो प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इंटरनेशनल फंडिंग वाले वो लोग जिनकी एनजीओज की भी फंडिंग बंद हो गई, वो सारे के सारे लोग मिल जाते हैं और ऐसे आंदोलनों के अंदर आके इकट्ठे हो जाते हैं। वो कांग्रेसी भी कोई वहां बचाई कोई नहीं है, कुछ लीडर ने कुछ मासूम किसानों को इकट्ठा किया होगा, ये सब मिल करके हो जाता है। 9 करोड़ किसान लोगों में से केवल ये 1-2-2.5 प्रदेशों के 1-2 लाख, और वो भी स्पॉन्सर्ड, इकट्ठे करके लाया हुआ, उसको आप क्या कहोगे कि ये जनता का है? मेरा आज का विषय किसान आंदोलन नहीं है,
उसकी कौन क्लास पर क्या समझौता होना है कि नहीं होना है, वो सरकार देखेगी। हमें इतना पता है कि कोई भी सरकार किसानों के विरुद्ध काम नहीं कर सकती। पहली सरकारें नकारी थी, कुछ भी नहीं करती थी। ये सरकार करने लगी है, और कह करके बता करके कि आपकी इनकम हम डबल करने जा रहे हैं, और शंकाओं के आधार पर मेरा विषय आज का ये बिल नहीं है, किसान आंदोलन नहीं है। ऐसा हो जाएगा, इस आधार पर आप आंदोलन करोगे। शाहीनाबाग में यही हुआ। सीएए किसी के विरुद्ध ना होते हुए, हाँ नहीं वो तो ठीक है, पर आप एनआरसी लाओगे। अरे जब लाएंगे तो आप खड़े हो जाना। और एनआरसी भी क्यों नहीं आएगा भाई? इस देश की नागरिकता किसको मिलनी चाहिए, किसके पास है, और जो बिना नागरिकता के, बिना पासपोर्ट वीजा के इस देश के अंदर करोड़ों की संख्या में रह रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, ये किसी भी जागरूक देश की जागरूक सरकार को नहीं देखना। यही तो एनआरसी है ना, नेशनल रजिस्टर्ड है ना सिटीजनशिप का। और इसमें भी क्या शंकाएं बताई जा रही है, नहीं आप एमएसपी बंद कर दोगे, मंडियां बंद हो जाएंगी। 20 बार अनाउंस हो चुका है कि उसको हमने छेड़ा ही नहीं, कानून में भी उसका जिक्र नहीं है। लेकिन आंदोलन में ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपना अपना वजूद नहीं है। वो वजूद उनको लगता है कि इस तरीके से बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई। अब समाज भी जाग रहा है। पर केंद्र सरकार से मेरी ये प्रार्थना है कि ऐसे देशद्रोहियों के लिए, दुष्टों के लिए, ऐसे जो देश की प्रॉपर्टी को जलाते हैं, देश को नुकसान करते हैं, दुनिया को गलत मैसेज देते हैं, इस देश को डिस्टर्ब करते हैं, डिरेल करते हैं, ऐसे सब विघटनकारी तत्वों के लिए, पापियों के लिए, गद्दारों के लिए, दुष्टों के लिए सख्त से सख्त कानून है तो उनको लागू करो। लागू करने के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसे जब लोगों को जब तक सजा नहीं मिलती, दंड नहीं मिलता, तब तक ये खेलते रहेंगे। आज पीएफआई से लेकर शाहीनाबाग के बाद दिल्ली के दंगों के अंदर क्या क्या हुआ है सब पता लग गया है। शाहीनाबाग तो एक बहाना था, और सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर बोल दिया है, किसी को यह अधिकार नहीं है कि अपने आंदोलन के लिए वो रोड्स को ब्लॉकेट करे और बाकी लोगों को वो असुविधा प्रदान करे। ये किसी को अलाउड नहीं है। उसके बाद भी अगर ये लोग वहाँ डटे हुए हैं, ये चाहते हैं कि सरकार एक बार गोली चलाए, फिर ये दुनिया को बता सके, फिर ये गांव-गांव में जा कर के जो किसान नहीं आ रहे उनको बता सकें, आपके किसान भाइयों पर गोली चल गई, ऐसे तानाशाह मोदी को हटाओ। और वहाँ कहने वाले तो ये पहुंच ही गए हैं ना, इंदिरा को ठोका था, मोदी को भी ठोक देंगे। कौन लोग नहीं वहां नजर आ रहे? सब नजर आ रहे हैं। सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी बराबर नारे लग रहे हैं वहां पर। हल्ला बोल कहां का है भाई? जेएनयू का पैक्ट सेंटेंस है, नारा है, हल्ला बोल। वो भी पहुंच गए हुए हैं वहां पर। इन सब लोगों का वहां पर पहुंच करना, इकट्ठे होना, देश के किसी भी कोने पर किसी भी आंदोलन में जलती आग में घी डालना, ये सारा कृत्य तब तक चलता रहेगा जब तक इन लोगों को जल्दी से एक्सपोज करके, जल्दी से इनके लिए दंड निश्चित हों, और जल्दी से इनको दंडित करके जो असल में अपराधी हैं और जो इस देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं, 70 सालों से जिन काले अंग्रेजों ने जो दुष्टता की है, जिन वामपंथियों ने हमारे इतिहास को जिस ढंग से विकृत किया है, मैं आपके सामने उन क्रांतिकारियों को, उन अज्ञात महापुरुषों को, देशभक्तों को जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, आपके सम्मुख आ रहा हूँ, दे रहा हूँ समय समय पर। अभी 2-3 वीडियो मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर, करंट टॉपिक्स के ऊपर, ये विषय जो ज्वलंत हैं और इस देश को डिस्टर्ब करते हैं, किसी भी देशभक्त आदमी को, सोचने वाले आदमी को, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे जैसे अनेक लाखों देशभक्त, करोड़ों देशभक्त
और वो लोग अगर कुछ अच्छा करने लगते हैं तो ये लोग बोल देते हैं ये फलानी पार्टी के हैं। अरे ये अच्छी बात है ना, इसका मतलब वो पार्टी, वो आरएसएस, वो बीजेपी देशभक्ति के बात वो कर रही है, और ये देशभक्तों को भी आप उनके साथ जोड़ देते हो। आप देखो आप बोल क्या रहे हो, देशभक्त आपके साथ नहीं जुड़ रहे, देशभक्त बीजेपी और आरएसएस के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे हमारे वोट बढ़ जाएंगे। अब वोट आपके नहीं बढ़ने वाले, और ऐसे कुकृत्यों से तो बिल्कुल नहीं बढ़ने वाले। देश के गद्दारों के साथ खड़े होने वाली पॉलिटिकल पार्टीज ये सोचती हैं कि उनके वोट बढ़ जाएंगे। ममता ऐसे नहीं बढ़ेंगे, केजरीवाल ऐसे वोट नहीं बढ़ा सकोगे। तुम और दो चार तमाशे करके कर लेते हो, दो चार तमाशे कर लेते हो, पर खालिस्तानियों का आपके पीछे खड़े होना। और एक बार शाहीन बाग वाले मैंने कहा है कि केशधारी जो बोल रहे थे कि हमने वहाँ लंगर लगाया था और वो भी लंगर लेके आ गए हैं। चोर चोर मुसेरा भाई सब एक दूसरे के साथ मिल करके अपना अपना वजूद ढूंढने के चक्कर में इकट्ठे होकर के देश के स्मूथ चल रहे सिस्टम को डिस्टर्ब करके डिरेल करने के लिए जो कुकृत्य कर रहे हैं, इनको सरकार तो देखे, सरकार देखे नहीं, सरकार जल्दी से जल्दी इन लोगों के खिलाफ कानून बनाए और इनको दंडित करे। समाज भी नीचे से जागृत होकर इनको वहीं घेरे, वहीं इनको लानते दे, वहीं इनको कहे कि ऐसी गद्दारी क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं बचा। अब काम देश का सारी दुनिया को दिख रहा है। ये दुनिया जिस प्रकार की सुपर पावर के लिस्ट में आ रही है, ये दुनिया, ये भारत दुनिया के जिस नक्शे के ऊपर फिर से अपना स्थान उसको मिला है, और ये देश बहुत कट के छोटा रह गया है। और इस छोटे देश को और काटने के लिए पिछले 70 सालों में जिन लोगों को मौका मिला, जिन लोगों को अवसर मिला खुल खेलने का, क्योंकि सरकार भी ऐसी ही थी, सरकार भी ऐसे ही लोगों से भरी हुई थी। आज वो मेरा विषय नहीं है, आज इतना ही है कि ये शैला खालिद की तरह के जेएनयू में पल रहे गद्दार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पल रहे गद्दार, यादव यूनिवर्सिटी में पल रहे गद्दार, ऐसे कुछ और भी केंद्र ढूंढना चाहिए, ऐसे वो सोर्स ढूंढने चाहिए जहाँ से ये पनीरी विकसित हो रही है। उसको ख़त्म करके देश को स्वस्थ बनाने के लिए, हेल्दी वेल्दी बनाने के लिए सरकार अपना काम करे, जागरूक समाज भी अपनी भूमिका निश्चित करे। सरकार कर लेगी ये कहने से काम नहीं चलेगा। आग लगेगी तो केवल सरकार खत्म नहीं होगी, नीचे भी आएगी आग, घर हमारे भी जलेंगे, दिल हमारे भी तब जलेंगे, पर हमारी निष्क्रियता तब हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लगाएगी, तुम कर क्या रहे थे। आने वाली संतानों के सामने हमें लज्जित ना होना पड़े। तो आइए संकल्प लें कि ऐसे किसी भी देशभक्ति के कार्य को हम सहयोग दें और ऐसे किसी भी देशद्रोह के अभियान को रिजेक्ट करें, मुखर होकर के उसके सामने बोले और सरकार का सहयोग करें, ताकि इनको जल्दी से जल्दी 70 साल में जो आदतें लग गई हैं, इनकी भी पॉकेट्स बन गई हैं, विदेशों की फंडिंग कुछ बंद हुई है एनजीओज की, अभी भी हवाला के जरिए ये जो 3000 करोड़ इसको आया है शैला खालिद को, ये भी हवाला के जरिए आया है। हवाला के जरिए आने वाला पैसा अभी भी इस देश के अंदर चल रहा है। कुछ शायद प्रयास हुआ है कि उस दिशा में भी कुछ सफलता मिले सरकार को, कुछ मिली है, कुछ और एजेंसीज यहाँ पर क्रिएट हुई हैं, पीछा कर रही हैं, और हम देख भी रहे हैं कुछ दिनों के बाद कुछ न कुछ ऐसे लोग सामने लाए जा रहे हैं। परंतु ये पिछले 70-72 सालों में इतना लंबा जाल, पिछले 60 साल के अंदर जो कुछ इस देश के अंदर किसी को कुछ भी करने का मौका मिला है, कुछ भी करने का, आज भी ये लोकतंत्र के नाम पर कुछ भी करने और बोलने का जो साहस जुटा रहे हैं,
ये नहीं चलेगा। लेकिन सरकार भी अपना काम करे। हम लोग नीचे अगर जागरूक होंगे तो हम सरकार को प्रेशराइज करेंगे कि ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त कानून बनाइए, और नीचे भी इनको अपमानित करेंगे, घेरेंगे इनको, नंगा करेंगे इनको। मेरा ये प्रयास सब क्रांतिकारियों को, अज्ञात क्रांतिकारियों को जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, उनको आगे लाने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, गीतों के द्वारा, संबोधन के द्वारा, भाषण के द्वारा, कविताओं के द्वारा, और ऐसे करंट टॉपिक्स लेकर के, ज्वलंत विषयों को लेकर के, देश के गद्दारों को जिन्होंने देश को इतनी लंबी गुलामी दी है और गुलामी को इनवाइट करवा रहे हैं, कर रहे हैं देशभक्त लोग, अब ऐसा नहीं होने देंगे। मैं इस प्रयास में, अगर आपको ठीक लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को सब लोग लाइक करें, सब लोग इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जानने वाले लोग तो मुझे जानते हैं, मेरा सारे का सारा जीवन उनके सामने है, और उनको तो सब पता है कि मैं क्या बोल सकता हूँ और मुझे क्या बोलना है, और मैं हृदय की किस गहराई से बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप शेयर करेंगे अपने अपने सर्कल में, तो अननोन लोग जो मुझे नहीं जानते, अगर वो भी इन बातों को सुनेंगे, वो और शेयर करेंगे, तो ये प्रयास युद्ध स्तर पर, बड़े पैमाने पर, सारे देश की 10 दिशाओं में जा सकता है। तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। जय भारत।